नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इनमें गरीबों के लिए अशोक विहार में बने 1,675 फ्लैट्स भी शामिल है, जिसकी चाबी पीएम नरेंद्र मोदी ने पात्र परिवारों को सौंपी। ये सभी फ्लैट्स डीडीए ने इन सीटू स्कीम पुनर्वास परियोजना के तहत बनाए हैं। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में सीबीएसई की बिल्डिंग का उद्घाटन किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 600 करोड़ रुपए की लागत से 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित भी किया और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, आगे तफसील से आपको बताएंगे। दूसरी खबर बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव से जुड़ी हुई है, जिसके लिए बीजेपी ने सभी 29 राज्यों में चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को बिहार और शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा किन चेहरों को किस प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई, पूरी जानकारी आगे हम आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे। इसके बाद तीसरी खबर होगी यूपी से, यूपी के गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। यहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में सुबह की पूजा पाठ के बाद प्रदेशवासियों को करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। और चौथी खबर रहेगी हरियाणा से। हरियाणा में सावित्रीबाई फूले की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी इस कार्यक्रम के तहत बहादुरगढ़ पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं बिग न्यूज बिग शो का सफर, और अगले आधे घंटे में रहेगी इन तमाम खबरों पर नजर। सबसे पहले बात दिल्ली में गरीबों को मिले आशियाने की करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक विहार में बने 1,675 फ्लैट्स की चाबी गरीबों को सौंप दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की आप सरकार पर जमकर जुबानी हमले भी किए। दिल्ली के दंगल में बीजेपी ने अपने सबसे भरोसेमंद नेता नरेंद्र मोदी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की ओर से अशोक विहार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी ने सबसे पहले गरीबों को उनके आशियाने की चाबी सौंपी और फिर अपने चिरपरिचित अंदाज में रैली को संबोधित किया। भाजपा की केंद्र सरकार ने झुग्गियों की जगह पक्का घर बनाने का अभियान शुरू किया। 2 साल पहले भी मुझे कालकाजी एक्सटेंशन में झुग्गियों में रहने वाले भाई बहनों के लिए 3,000 से अधिक घरों के शुभारंभ का अवसर मिला था। वो परिवार जिनकी अनेक पीढ़ियां सिर्फ झुग्गियों में ही रही, जिनके सामने कोई उम्मीद नहीं थी, वे पहली बार पक्के घरों में पहुंच रहे हैं। तब मैंने कहा था कि ये तो अभी शुरुआत है। आज यहां और 1,500 घरों की चाबी लोगों को दी गई है। ये स्वाभिमान अपार्टमेंट्स गरीबों के स्वाभिमान को, उनकी गरिमा को बढ़ाने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने इशारों में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरा और दिल्ली के लोगों से वादा किया कि आने वाले समय में सभी को पक्के मकान मिलेंगे। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर, उनका सपना पूरा किया है।
मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। और मैं आप सबको भी कहता हूं, आप जब भी लोगों के बीच जाएं, लोगों को मिले, और अभी भी जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मेरी तरफ से उनको वादा करके आना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। वादा करके आना, आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा। गरीबों के इन घरों में हर वो सुविधा है जो बेहतर जीवन जीने के लिए जरूरी है। यही तो गरीब का स्वाभिमान जगाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, जो विकसित भारत की असली ऊर्जा है। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को लेकर पीएम मोदी ने आप सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने कहा है कि पिछले 10 सालों से दिल्ली आपदा से घिरी हुई है। एक तरफ दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार के प्रयास है, वहीं दूसरी तरफ यहां की राज्य सरकार का कोरा झूठ भी है। दिल्ली में जो लोग राज्य सरकार में पिछले 10 साल से उन्होंने यहां की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हालात ये है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो पैसे भारत सरकार ने दिए, ये दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जिसको दिल्ली के बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं है। जो पैसे शिक्षा के लिए भारत सरकार ने दिए, आधे पैसे भी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर पाए लोग। साथियों, ये देश की राजधानी है, दिल्ली वासियों का हक है, उनकी सुशासन की कल्पना की है, सुशासन का सपना देखा है। लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लिए आपदा बताते हुए पीएम मोदी ने दावा किया है कि इस बार दिल्ली की जनता आपदा को नहीं सहेगी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे,
आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। दिल्ली के विकास कार्यों पर भी पीएम मोदी ने आपको घेरा। उन्होंने कहा कि यहां होने वाले ज्यादातर काम केंद्र सरकार करवाती है, लेकिन जो काम राज्य सरकार के जिम्मे है उस पर ब्रेक लगा दिया जाता है। पीएम मोदी ने इसका उदाहरण यमुना नदी से दिया। दिल्ली देश की राजधानी है। बड़े खर्चे वाले बहुत से काम यहां जो होते हैं वो भारत सरकार, केंद्र सरकार के जिम्मे है। दिल्ली में ज्यादातर सड़कें, मेट्रो, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े कॉलेज कैंपस, ये सब केंद्र सरकार ही बना रही है। लेकिन यहां की आपदा सरकार के पास जिस भी काम का दायित्व है उस पर भी यहां ब्रेक लगी हुई है। दिल्ली को जिस आपदा ने घेर रखा है उसके पास कोई विजन नहीं है। ये कैसी आपदा है? इसका एक और उदाहरण हमारी यमुना जी है। यमुना नदी, अभी मैं ये स्वाभिमान फ्लैट के लाभार्थियों से बात कर रहा था यहां आने से पहले, तो ज्यादातर वो इस उत्तरी क्षेत्र के रहने वाले थे। तो मैंने उनको पूछा छठ पूजा कैसी रही। उन्होंने कहा साहब, सर पे हाथ फोड़ के कह रहे थे, साहब यमुना जी का हाल इतना खराब हुआ, अब हम तो छठ पूजा क्या करें, इलाके में ऐसा छोटा मोटा करके हम मां की क्षमा मांग लेते हैं। फरवरी महीने में होने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव का आगाज पीएम मोदी ने गरीबों को फ्लैट और आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त जुबानी हमले करके दिया। अब देखना होगा कि चुनावी दंगल में पीएम मोदी की कोशिश कितनी सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब आपको बीजेपी में होने जा रहे संगठनात्मक बदलाव के बारे में बताते हैं, जिसके लिए बीजेपी ने 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। इन सभी राज्यों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल काउंसिल मेंबर्स के चुनाव होने हैं। बीजेपी की ओर से जारी लिस्ट में किस नेता को किस प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बीजेपी में जल्द बड़ा संगठनात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। इसके लिए जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव होने वाले हैं। पार्टी ने इसके लिए सभी 29 प्रदेशों में चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है, शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक, पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को गुजरात और धर्मेंद्र प्रधान को मध्य प्रदेश का चुनावी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये इन राज्यों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल काउंसिल मेंबर्स का चुनाव कराएंगे। बता दें कि संगठन चुनाव को लेकर 28 दिसंबर को दिल्ली में पार्टी की बैठक हुई थी, जिसके बाद इन नामों की घोषणा की गई है। जानकारी के मुताबिक 15 जनवरी तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। इसके अलावा राज्यों में जिला अध्यक्षों के चुनाव भी होंगे। इन तमाम चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी और जनवरी अंत तक बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद जनवरी 2020 में पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया था। बीजेपी में पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। इस लिहाज से जेपी नड्डा का कार्यकाल साल 2023 में खत्म हो चुका है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। बीजेपी के संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यकाल तक लगातार अध्यक्ष रह सकता है। नड्डा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने के बाद उनके दोबारा अध्यक्ष बनने की संभावना खत्म हो चुकी है। बता दें कि बीजेपी संगठनात्मक चुनाव में युवाओं को तरजीह दिया जा रहा है और इसके लिए पहले ही आयु सीमा तय की जा चुकी है।
जिलों में मंडल अध्यक्ष की उम्र 35 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं जिलाध्यक्ष की उम्र 45 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। जिलाध्यक्ष के लिए संगठन में 7 से 8 साल तक काम करने का अनुभव भी जरूरी होगा। इनका चुनाव 15 जनवरी तक पूरा कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इतना ही नहीं, लगातार 2 बार मंडल अध्यक्ष या जिलाध्यक्ष रह चुके व्यक्ति को तीसरी बार मौका नहीं मिलेगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति संगठन में किसी पद पर है तो उसे जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर को 1533 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार में नए साल में उत्तर प्रदेश नई गति से विकास के पथ पर अग्रसर होगा। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर थे, जहां मुख्यमंत्री ने गोरखपुर वासियों को 1533 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने गोरक्षपीठ मंदिर में लगे जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में रैन बसेरा का विधिवत शिलान्यास किया और गरीबों को कंबल भी बांटे। यह एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। यह 2 प्रकार से, एक तो प्रकृति को बचाने के लिए, दूसरा जीवन को बचाने के लिए। हमारे महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि जल ही जीवन है और जल ही जीवन है। इससे ज्यादा महत्व कौन समझ सकता है? जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रदूषित जल के कारण गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने 1977 से लेकर 2017 तक 50,000 से अधिक मासूम बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा है। इंसेफ्लाइटिस के नाम पर, अन्य वेक्टर बॉर्न डिजीज के नाम पर। इन विषाणु जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौत का कारण प्रदूषित जल था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के पहले मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। इस कॉम्प्लेक्स में कई प्रकार के खेलों की सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलेंगी। आपको बता दें कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 2 एकड़ जमीन पर इसका निर्माण किया है। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो मेडल प्राप्त करते हैं, उनको हम सीधे सरकारी नौकरी भी देते हैं। याद करना, सरकारी नौकरी। अभी हम लोगों ने पिछले वर्ष 2022 के टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी थे, ललित उपाध्याय, उनको मैंने सीधे डिप्टी एसपी बनाया है उत्तर प्रदेश पुलिस में। उन्होंने हॉकी में मेडल जीता था भारत के लिए, हमने उन्हें सीधे डिप्टी एसपी बनाया है। राजकुमार पाल इस बार हॉकी टीम के सदस्य थे उत्तर प्रदेश से, उनको भी हम लोग डिप्टी एसपी का पद देने जा रहे हैं। 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में और उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों में नौकरी दे चुके हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि खेलकूद की गतिविधियों में भाग लेना, इतनी अच्छी सुविधा आपको प्राप्त हो चुकी है। अब चलिए आपको बताते हैं कि किन परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण और शिलान्यास किया और उनके निर्माण में कितनी लागत आएगी। राजकीय कृषि विद्यालय चरगांव में नवीन प्रशासनिक भवन, लागत 9 करोड़ 88 लाख रुपए। राजकीय कृषि विद्यालय चरगांव में किसान हॉस्टल प्रशासनिक भवन, लागत 9 करोड़ 8 लाख रुपए। नथमलपुर में क्षेत्रीय जन विश्लेषण प्रयोगशाला, लागत 24 करोड़ 44 लाख रुपए।
राप्ती नदी पर नौसड़ से कालीसर तक गोरखपुर रोड के समानांतर स्थित तटबंध पर 6 किलोमीटर की लंबाई में सुदृढ़ीकरण, लागत 10 करोड़ 28 लाख रुपए। विकास परियोजनाओं के शिलान्यास की बात करें तो लखनऊ गोरखपुर मार्ग पर अतिरिक्त 2 लेन का राप्ती नदी पर पुल, पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्यापित कार्य, लागत 103 करोड़ 92 लाख 76 हजार रुपए। लखनऊ गोरखपुर मार्ग अतिरिक्त 2 लेन का राप्ती नदी पर पुल, पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति कार्य, लागत 117 करोड़ 99 लाख 84 हजार रुपए। गोरखपुर पिपराइच मार्ग का 19.485 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, लागत 917 करोड़ रुपए। 4 फाटक असुरन मार्ग का 2.60 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, लागत 279 करोड़ रुपए। गोरखपुर खजनी सिकरीगंज मार्ग का 13 किलोमीटर लंबाई में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, लागत 60 करोड़ 58 लाख रुपए। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक के बाद एक प्रदेश को नई सौगात दे रहे हैं। नए साल की शुरुआत होते ही गोरखपुर जैसे बड़े जिले को मिली करोड़ों की सौगात से विकास को नए पंख लगेंगे और रोजगार के साथ ही विकास को भी गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब रुक कर रहे हैं हरियाणा का। हरियाणा में सावित्रीबाई फूले की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी बहादुरगढ़ में आयोजित भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और समाज सुधार के लिए सावित्रीबाई फूले को उन्होंने याद भी किया। कोई समस्या आ जाए 24 घंटे समाज और शिक्षा सुधारक रही माता सावित्रीबाई फूले की जयंती पर हरियाणा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहादुरगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सावित्रीबाई फूले को समाज और शिक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर याद किया। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म उस समय में हुआ जब समाज में अनेक कुरीतियां और अंधविश्वास था। जाति व लिंग के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता था, छुआछूत थी, महिलाओं की स्थिति उस समय में दयनीय थी, उनको पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। उन्हें इन बातों का माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर गहरा असर पड़ा और उसी समय उन्होंने इन कुरीतियों को दूर करने और इस अंधकार को समाप्त करने के अधिकार पथ पर चलने की उन्होंने ठानी। और मुझे खुशी है कि माता सावित्रीबाई फुले जी भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली ऐसी समाज सुधारक थी जिनका विवाह केवल 8 वर्ष की आयु में ही, 9 वर्ष की आयु में ही वो हुआ है। 1940 में महात्मा ज्योतिबा फुले से उनकी विवाह हुआ और विवाह के समय वे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। महिला उत्थान की दिशा में माता सावित्रीबाई फूले का अहम योगदान था। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उन्हें याद करते हुए बताया कि समाज की कुरीतियों को सावित्रीबाई फूले ने खत्म किया था। एक ऐसी क्रांति की अग्रदूत जिनका जन्म 1831 में हुआ और जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया, ऐसी माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती के ऊपर हम एकत्र हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। माता सावित्रीबाई फुले न सिर्फ भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति और महिलाओं के अधिकारों की प्रेरणा भी थी।
माता सावित्रीबाई फुले केवल नाम नहीं बल्कि एक पूरी कहानी है। नारी सशक्तिकरण और बेटियों की शिक्षा की उनकी जयंती पर आयोजित इस समारोह में मुझे यहां आकर के बड़ी खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। मैं आप सबको पुनः माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की धरती से पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी और अब बेटियों के प्रति लोगों की सोच बदली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा की भूमि को चुना था। ये 2015 ये फरवरी 2015 की बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे पानीपत की ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आए थे और उन्होंने आकर के यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा अंतर बेटा और बेटी के अंदर था। उस अंतर को समाप्त करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी हरियाणा की ऐतिहासिक भूमि पानीपत से ये देश के लिए आह्वान किया था और मुझे खुशी है कि उस आह्वान को देश के लोगों ने स्वीकार किया और बेटियों को सम्मान देते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। हमें खुशी है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब उस कुरीति को समाप्त करने के लिए यहां से आवाज उठाई तो हमारी सरकार ने भी मजबूती से और कुछ एनजीओज ने मिलकर के उसके ऊपर काम किया और वो कुरीति लगातार समाप्त होती हुई जा रही है। महिला उत्थान को लेकर पीएम मोदी के नेतृत्व में कई कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि इससे आने वाले समय में महिलाएं और सशक्त होंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि बेटियां ये निर्भर नहीं है, ये माँ बाप के ऊपर निर्भर नहीं है, ये आत्मनिर्भर है और हमारी सरकार उनको आत्मनिर्भर बनाने का ये डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमने माता सावित्रीबाई फुले के उस सपने को पूरा करते हुए हमारी ये डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ रही है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को एक स्किल दिया, ड्रोन दीदी बनाया और मुझे ये खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक टारगेट लिया कि हम 5,000 महिलाओं को हम ड्रोन दीदी बनाएंगे और उनको 8 लाख रुपए का ड्रोन भी मुफ्त में देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। अब तक हमने 100 महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाया है और उनको 8-8 लाख रुपए का हमने फ्री में मुफ्त में ड्रोन देने का काम किया है ताकि हमारी बेटियां आत्मनिर्भर बन सके, वो अपना काम कर सके। ये हमारी सरकार ने भाइयों मजबूती से काम किया है। सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। सूर्या समाचार के लिए बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो में हमने कोशिश की कि दिखाएं आपको वो तमाम खबरें जो सीधा जुड़ी है आपसे। अभी के लिए बिग न्यूज बिग शो में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।